नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में सिविल सेवाओं का विकास। जो ब्रिटिश काल में देखेंगे किस तरह से विकास हुआ सिविल सेवाओं का, और फिर भारतीयकरण कैसे हुआ उसका, उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है भारत में न्यायपालिका का विकास। अगर देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक ही मेन से रिलेटेड है, फिर भी प्री में अगर प्रश्न चाहें पूछना एग्जामिनर तो पूछ सकते हैं, बोर्ड पूछ सकता है। तो चलिए, वन शॉट वीडियो होगा, प्री और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ में पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये आपका टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, प्री मेंस में जितने भी प्रश्न आएंगे आपको यहाँ से उसे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे भारत में सिविल सेवाओं का विकास और भारत में न्यायपालिका का विकास। तो सबसे पहले भारत में सिविल सेवाओं के विकास जो ब्रिटिश काल के दौरान किस तरीके से हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले कुछ ऐसा देख लेते हैं कि स्टार्ट में क्या हुआ था। तो 1784 में क्या हुआ, उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था, है ना। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी समय से धीरे धीरे उन्होंने लेना शुरू कर दिया था, रेगुलेट करना। और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूरी तरह से प्रशासन का नियंत्रण आ गया। प्रारंभ में प्रशासन भारतीय अधिकारियों के माध्यम से चलता था, परंतु ब्रिटिश हितों की पूर्ति ना होने के कारण अंग्रेजों ने प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो काल है भारत में वो है 1786 से 1793, 1786 टू 1793। और इनको आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। जो सिविल सर्विस की शुरुआत हुई थी, जो आईसीएस एग्जाम्स होने शुरू हुए थे भारत में, जो बाद में आईएएस बना और यूपीएससी कहलाता है अभी, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, अब कॉर्नवालिस के सुधार, जो प्रमुख सुधार थे सिविल सेवा के क्षेत्र में, उसको देख लेते हैं। 1786 टू 1793 ये इनका काल था। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारतीय सिविल सेवा की औपचारिक स्थापना इन्होंने करी थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रिश्वत, उपहार और जो निजी व्यापार किए जाते थे, जो निजी व्यापार किसके द्वारा किए जाते थे, जो सिविल सेवकों के द्वारा, उस पर इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों के वेतन में भारी वृद्धि कर दी ताकि भ्रष्टाचार ना हो और रिश्वत ना लेना पड़े उन्हें, और उपहार या निजी व्यापार के लिए किसी तरह की उनके मन में लालच ना आए। ठीक है, और साथ ही यूरोपीयकरण कर दिया गया, यूरोपियनाइजेशन कर दी गई सिविल सर्विस का भारत में, और उसी की नीति अपनाई गई। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित किए गए, रिजर्व किए गए, और पदोन्नति का आधार वरिष्ठता बनाया गया। मतलब आप कितने योग्य हो इसके आधार पर आपका जो प्रमोशन है वो नहीं होगा, लेकिन कितने सीनियर हो इसके आधार पर होगा। और विभागों में कार्य एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए कि कौन सा विभाग क्या कार्य करेगा, और जो उस पर काम कर रहे हैं जिस उस विभाग में उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसको जो है बिल्कुल क्लियर किया गया, स्पष्ट किया गया। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। प्रमुख अधिनियम एवं आयोग को देख लेते हैं सिविल सेवा के मामले में ब्रिटिश के समय में। सबसे पहले आता है चार्टर अधिनियम 1793। सिविल सेवकों के अधिकारों का चार्टर था ये। भर्ती की आयु सीमा को 22 वर्ष किया गया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना करते हैं, उसी समय होता है स्थापना। बाद में हैलीबरी कॉलेज इंग्लैंड में प्रशिक्षण आरंभ होता है सिविल सेवाओं के लिए। चार्टर अधिनियम 1833 जो है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का विचार प्रस्तुत किया जाता है। और चार्टर अधिनियम 1853 में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है, और नियुक्तियों में संरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। यहाँ एक नोट करने लायक बात यह है कि 1853 से पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया। मतलब सबसे पहली बार जो कंपटीशन आप लोग देते हैं उस कंपटीशन की शुरुआत भारत में 1853 में करी गई थी, जबकि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी गई थी और स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैकाले समिति की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो 1854 में आई थी। तो प्रतियोगिता परीक्षा की सिफारिश की गई थी। इसमें आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखा गया, और परीक्षा ज्ञान एवं योग्यता पर आधारित हो इस पर ध्यान दिया गया। साथ ही 1855 और 56 में पहली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। अगर प्रश्न आता है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा सिद्धांत को स्वीकार कब किया गया, तो वो होगा 1853। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कब की गई, तो वो 53 में नहीं की गई थी, वो 55-56 में की गई थी। अब जो सिविल सेवा का भारतीयकरण हुआ है उस प्रक्रिया को समझते हैं।
तो इस जो टॉपिक को पढ़ने में हम सबसे पहले अधिनियमों की बात कर लेते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आया था 1861 में। देखिए आपको ये सब अंदर पॉलिटी में भी पढ़ना है, मॉडर्न का भी ये पार्ट है। मैंने मॉडर्न में सारे वो अधिनियम वगैरह जो एक्ट वैक्ट है वो नहीं पढ़ाया है, वो मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पढ़ना है। तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम जो है 1861 है। भारतीयों को अवसर देने का प्रयास किया गया, लेकिन व्यवहार में असफल रहा। प्रयास किया गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैधानिक सिविल सेवा 1879 में 20% पद भारतीयों द्वारा आरक्षित करने का प्रयास किया गया, उद्देश्य सफल नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं 1885 में जो आ गई थी। भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस परीक्षा कराने की मांग इन्होंने की। ठीक है, अब प्रमुख आयोग जो सिविल सेवा से संबंधित है उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है एचिसन आयोग 1886। ये पूछ देता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेवाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया, शाही इंपीरियल सर्विसेज, प्रांतीय प्रोविंशियल सर्विसेज और अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। फिर आता है एसलिंगटन आयोग 1912 में। ठीक है, 1912 में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश करता है ये आयोग। उस समय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय केवल 5% थे। 25% पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने का सुझाव देता है। फिर आता है ली आयोग 1923 में, सेवाओं को अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय श्रेणियों में बांटने की सिफारिश करता है। और फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें सेवाओं के वर्गीकरण का बात होता है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हो रही है, उसमें सुधार की बात हुई थी। तो अखिल भारतीय सेवाओं में भी सुधार की गई, प्रांतीय सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं। 1922 में भारत में पहली बार आईसीएस परीक्षा आयोजित हुई। पहले था कि इंग्लैंड में होता था, 1922 से पहली बार जो इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम हैं वो भारत में पहली बार आयोजित किए गए। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, संघ एवं प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई, अभी भी है, उसका प्रावधान किया गया। संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। सिविल सेवकों के वेतन, पेंशन एवं सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की गई। केवल आईसीएस, आईपीएस एवं इंडियन मेडिकल सर्विसेज को ही अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस तरह से हमने भारतीयकरण की प्रक्रिया को। अब भारत में सिविल सेवा का विकास हो गया। अब भारत में न्यायपालिका का विकास कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका का विकास प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश एवं स्वतंत्रता उत्तर स्वतंत्रोत्तर मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये 4 चरणों में हुआ। प्राचीन काल में क्या था, न्याय व्यवस्था धर्म, वेद, स्मृतियों एवं पंचायत, ग्राम पंचायतों पर आधारित थी। मौर्य काल में जो आ गया, प्राचीन ही है मौर्य काल भी, उसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मस्थ, दीवानी एवं कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय कार्यरत थे। ये इतिहास में भी पढ़ना है आपको। और जो चाणक्य के अर्थशास्त्र जो बुक है वो इकोनॉमिक्स की नहीं, पॉलिटिकल साइंस की, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखना है। अब मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल में न्याय व्यवस्था सरिया एवं कुरान, क्योंकि मुस्लिम बहुल था पूरा शासन, और तथा सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। तो सरिया और कुरान पर आधारित व्यवस्था थी न्यायपालिका की। ठीक है, गांव में काजी होते थे, मुफ्ती होते थे, वो न्याय प्रदान करते थे। जबकि मुगल काल में दीवान ए कजा जो है वो न्याय विभाग का नाम था। ये भी आपको इतिहास में पढ़ना है। अब आता है मॉडर्न में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता फोर्ट विलियम में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की। एवं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके अंतर्गत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना हुई। जो वर्तमान में न्यायिक संरचना है वो ऐसे है: सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, 1980 के दशक से जनहित याचिका PIL, PN भगवती लेके आए थे, तो जनहित याचिका के जनक कहते हैं उनको। तो 1980 के दशक से जनहित याचिका PIL एवं न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म ने न्याय को अधिक सुलभ बना दिया और आधुनिक सुधारों में ई कोर्ट, डिजिटल न्याय प्रणाली एवं लोक अदालतें प्रमुख हो गई हैं। तो एक बार ईस्वी से क्रमवार समझ लेते हैं कि किस किस ईस्वी में कौन कौन से एक्ट के तहत भारत में न्यायपालिका का विकास होता है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है फोर्ट विलियम में, 1834 में प्रथम विधि आयोग आता है,
अध्यक्ष मैकाले होते हैं। 1935 के एक्ट में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन होता है और 1950 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एवं संवैधानिक न्यायालय की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने भारत में न्यायपालिका के विकास को समझा। अब PYQs कैसे आते हैं प्री एग्जाम्स में, उसको एक बार देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। किस चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा, ओपन कंपटीशन की प्रणाली शुरू की गई? 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए ये सारे PYQs हैं जो पूछे गए हैं, और अगर ये PYQs जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कहते हैं कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के फ्रेंड भी थे। ठीक है, भारत में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ और शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स की नींव किसने रखी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत को समाप्त कर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो उसका आंसर है 1862 में। ठीक है, आगे क्या है? किस अधिनियम एक्ट के तहत पहली बार भारत में संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जो मेंस में PYQs पूछे जाते हैं IAS में या फिर अन्य सर्विसेज में, PCS में, उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवकों, ये मैंने दो टॉपिक पढ़ाया है, सिविल सेवा का विकास, एक न्यायिक विकास, तो ये दोनों के बारे में समझिए कैसे प्रश्न आता है घुमा के, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवाओं और न्यायपालिका के विकास ने किस प्रकार एक दोहरे उद्देश्य, साम्राज्यवादी नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता की पूर्ति की? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैं बार बार इन शब्दों पर ध्यान देने की बात करता हूँ। चलिए मैं एक वीडियो बना के इनका अर्थ समझा दूंगा आपको। ये यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया है, आप कंटेंट से लिखने का प्रयास कीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में सिविल सेवाओं की नींव, क्योंकि यही जनक थे, रखने के पीछे क्या उद्देश्य थे? भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर उसके दूरगामी प्रभावों का आकलन कीजिए। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थापित न्यायपालिका भारतीयों को वास्तविक न्याय दिलाने में सक्षम थी? बिल्कुल नहीं थी। विवेचना कीजिए, ये विवेचना, इसको आप समझिएगा, वर्ड को पकड़िएगा, आकलन को पकड़िएगा, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में यूपीपीसीएस और बीपीएससी मेंस का प्रश्न पूछा गया है। और 1773 और 1935 के बीच जितने भी एक्ट आए ना, जो के बीच जो भारतीय न्यायपालिका के क्रमिक विकास है उसका वर्णन कीजिए। ये आप तभी कर पाओगे, अब सारे एक्ट आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी स्टार्ट करते समय। और स्पष्ट कीजिए कि इसकी विरासत आधुनिक भारतीय न्यायपालिका में कैसे दिखाई देती है? बिल्कुल देती है, यूपीएससी मेंस में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हमने टॉपिक को भारत में सिविल सेवा का विकास और भारत में न्यायपालिका के विकास को अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वीडियो का, वो ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली और भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव होगा। ये जो वीडियो हमने पढ़ा है वो 12-13 मिनट का बनाया, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो है वो हो सकता है कि वो आधे घंटे का चले, तो कोई बात नहीं, आपको पेशेंस रखना है, प्री मेंस निकालना है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अब 2-3 और वीडियोस बचे हैं, इसमें मॉडर्न पूरा आपका समाप्त हो जाएगा और मॉडर्न के बाद मैं PIB की जो क्लासेज है वो शुरू करवाऊंगा। क्योंकि देखा गया है कि बीपीएससी का जो एग्जाम है या किसी भी अदर PCS का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, तो उसके लिए जो PIB है उसी से प्रश्न आते हैं। PIB मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। आप जितने भी पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, अलग अलग वीडियोस देख लो बड़े बड़े टीचर्स के, आपके प्रश्न शायद ही मिलेंगे उससे। लेकिन अगर आपने PIB देखी है या PIB पर किसी का वीडियो देखा है या समझने का प्रयास किया है, PIB को इंटरनेट पे खुद सर्च करके, जिस भी स्टेट के आप हो उसके लोकल PIB को और नेशनल PIB को, तो आप जरूर करंट अफेयर्स को अच्छे से बना पाओगे। तो मैं जब 2-3 वीडियो समाप्त करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा मॉडर्न वाला, तो मैं पहले PIB की सीरीज शुरू करूंगा और मैं उल्टा चलूंगा, जैसे अप्रैल मई जून पढ़ा दूंगा पहले, फिर जनवरी फरवरी मार्च पढ़ा दूंगा, फिर लास्ट 6 मंथ वाले पढ़ा दूंगा 2025 के, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा अभी इसमें। और इस तरह से हम PIB पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है कि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया, जुलाई में 29 जुलाई को साल एग्जाम है आपका 72वीं, उसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है उस वाले वीडियो से। तो मैं जो है वो आपको 12 महीने हैं तो 12 वीडियो मान के चलिए, 12 वीडियो में बहुत जल्द 7-8 दिन में बना के दे दूंगा और आप आराम से उससे तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए।
मेरे लिए तो तभी थोड़ा सा फ़ायदा है जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखिए, छोटे वीडियो को 5-6 बार देखिए, प्री मेंस के चाहे जहाँ से भी प्रश्न आएंगे, कहीं से भी आएंगे, आप आराम से बना पाओगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली और भारत में ब्रिटिश शासन पर आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मस्त रहिए।